एक ऐसा शो जिसमें हम आपको लेकर जाते हैं ऐसी जगहों पर जिनका एक गहरा इतिहास है। और आज जब 2025 खत्म होने वाला है तो चलिए आपको बताते हैं बेस्ट ऑफ धरोहर 2025। तो जैसे आज हम जमाली कमाली में मौजूद है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या है ये जगह और क्या है इसकी कहानी। ये एक मस्जिद है, जमाली कमाली मस्जिद कहलाती है। और ये शेख जमाली कम्बो या फिर फजलुल्लाह या फिर हामिद, मतलब बहुत से उनके नाम थे। उस नाम से एक मशहूर सूफ़ी थे जो कि लोदी डायनेस्टी से मुग़ल डायनेस्टी के बीच जिए हैं। और सिकंदर लोदी जो थे 15th सेंचुरी के, जो यहाँ के एक बादशाह थे, ये उनके ट्यूटर भी थे और उनके उस्ताद भी थे। और ये एक बहुत ही मशहूर पर्शियन पोएट थे। इतने मशहूर और इतने अच्छे पोएट थे कि इन्हें सेकंड खुसरो भी कहा जाता है। मतलब उस ज़माने में ये था कि खुसरो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हैं, तो उनके बाद अगर कोई पोएट हुआ तो वो ये इनकी मतलब तारीफ़ थी। उसके अलावा इन्होंने पोएट्री की ही फॉर्म में चिश्ती सोहरावर्दी सिलसिले की तारीख़ यानी कि हिस्ट्री भी लिखी है। उसके अलावा ये हुमायूं के साथ और बाबर के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे थे, उनके कोर्ट में ये थे एक तरीके से, और उनके साथ ये उनके एक्सपीडिशंस पर भी गए। तो शेख जमाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूफ़ी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोबलमैन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट, ये सब 14th और 15th सेंचुरी के थे। और ये मस्जिद उन्हीं के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर उनका मकबरा भी है। बराबर में आप देखते हैं उसमें 2 कब्र हैं। एक कब्र शेख जमाली की है, दूसरी के बारे में बहुत क्लियर नहीं है कि वो किसकी है। कमाली नाम कहाँ से आया ये भी बहुत क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कमाली कोई इंसान है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही वक्त के साथ लोगों ने जमाली कमाली कहना शुरू कर दिया। 20th सेंचुरी के पीछे क्या इस चीज़ के या 19th सेंचुरी के पीछे क्या यहाँ पे कमाली वर्ड जुड़ा हुआ था, इसके भी बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है। और कमाली क्या है इस पर भी बहुत क्लियर एविडेंसेस नहीं हैं। इसको लेकर जितनी भी आपको कहानियाँ सुनने में मिलती हैं वो सब लेजेंड हैं, अर्बन लेजेंड। तो जैसे आज हम इंडिया गेट पे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगी। कब बना ये, क्या बात थी इसके पीछे? अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया गेट बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है। वॉर मेमोरियल जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये 1917 में डिसाइड हुआ था कि ये बनेगा। उसके बाद इसे बनाने का काम शुरू हुआ, 1930 में ये इनॉग्रेट हुआ। अगर आप इसके ऊपर भी ध्यान दें तो इसके ऊपर आपको नज़र आता है इंडिया लिखा हुआ है। उसके एक तरफ रोमन न्यूमरल्स में 1914 है, एक तरफ 1919 है, यानी कि 1914 से 1919 जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। उसके नीचे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है कि उन सब भारतीय सिपाहियों को डेडिकेट किया गया है जो फ्रांस में, मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक, और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर या इन सब जगह जिन्होंने मतलब अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद इसमें जगह जगह नाम लिखे हैं। आमतौर पर बहुत से लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया के दौर में ये मानते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं। ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ फौज की तरफ से जो हिंदुस्तानी सिपाही लड़े थे उनके नाम हैं, और कुछ इसमें यूरोपियन नाम भी हैं। तो टोटल 13,300 से ज़्यादा नाम हैं, जिसमें से लगभग आपके 12,000 से ज़्यादा नाम हिंदुस्तानियों के हैं, हिंदुस्तानी सिपाहियों के, जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे। और उसके अलावा बाकी नाम यूरोपियन सिपाहियों के भी हैं या यूरोपियन अफसरों के भी हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है। और इसका डिज़ाइन लुटियंस ने ही किया था, वो लुटियंस जिसने दिल्ली को डिज़ाइन किया। और इसमें ख़ास बात ये पता होनी चाहिए कि उस ज़माने में पूरे दुनिया में जगह जगह वॉर मेमोरियल बने थे। उस वॉर मेमोरियल में से ये एक वॉर मेमोरियल है। ऐसा वॉर मेमोरियल लंदन में भी है। और वॉर मेमोरियल जिस लुटियंस ने दिल्ली बसाई है वो वॉर मेमोरियल डिज़ाइन करने का एक स्पेशलिस्ट भी माना जाता था। तो ये इसका बेसिक इतिहास है। मेरा नाम पंडित सत्येंद्र शर्मा, मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। श्री तिरपुर माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर है, ये माँ जगदम्बा का मंदिर है और सिद्ध पीठ है, माँ का मंदिर शक्तिपीठ है। और इनकी आराधना और पूजा लगभग 5,000 वर्षों से चलती आ रही है।
ये शक्तिपीठ मंदिर है और ये यहाँ पर माँ का गुप्त अंग गिरा था। हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी शक्तिपीठ है माँ की, वो सब सती का अंग हैं। जैसे कि राजा दक्ष हुए, उनके यहाँ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। वो तो सती जबरदस्ती बिना बुलाए उस कार्यक्रम में जाने के लिए जिद करने लगी और वो बिना बताए भगवान शिव को उस कार्यक्रम में पहुंची, जहां उसे भगवान शिव का अपमान मिला, अवहेलना मिली, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको देखते हुए वो हवन कुंड में उन्होंने छलांग लगा दी। जब वो हवन कुंड में कूद गई तो इधर भगवान शिव का सिंहासन डोल गया और उन्होंने देखा कि सती हवन कुंड में जल रही है। तो वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वो निकाल ली। निकालने के बाद जब वो वहाँ तक चले सती को लेकर अपने कंधे पे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। जहाँ जो शरीर का अंग पड़ा वहीं वहीं शक्तिपीठ बनती चली गई। देवबंद में माँ का गुप्त अंग गिरा था, जिसके हम भी साक्षात्कार दर्शन नहीं कर सकते। जब हम माँ के स्नान ध्यान कराते हैं तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और मंदिर के कपाट बंद करते हैं, लाइटें बंद करते हैं, तब माँ का स्नान ध्यान करते हैं। क्योंकि जिसने भी माँ के दर्शन साक्षात्कार करने की कोशिश की, वो ऑन स्पॉट मौके पर अंधा हो गया। तो जैसे आज हम राजघाट में मौजूद है, तो मैं जानना चाहूंगी इसका ये नाम ही क्यों पड़ा, ये इसका इतिहास क्या है? देखिए, यहाँ का जो नाम है वैसे गांधी समाधि है, अगर आपने बोर्ड भी देखा हो। इसे राजघाट कहा जाता है क्योंकि राजघाट इसका पुराना नाम है। राजघाट इसका पुराना नाम से जो मतलब है मेरा, राजघाट दिल्ली के लोग इस जगह को पहले से कहते थे। यहाँ पर असल में यमुना बहती है और यमुना जो नदी है उसी के किनारे दिल्ली है। तो दिल्ली जो आपका बसा हुआ है यमुना के किनारे, जैसे कि यमुना, गंगा भारत में नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, तो इसके चारों इस पर कई घाट हैं। तो वो घाट अलग अलग रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होते थे। ऐसा ही ये घाट था, राजघाट। ये राजघाट है और इसी के साथ एक दरवाज़ा या एक एंट्रेंस पॉइंट आप कह सकते हैं, शाहजहानाबाद, जो मुगलों की या फिर शाहजहां की बसाई हुई दिल्ली है, उसमें घुसने का एंट्री पॉइंट होता था। और अगर हम देखें तो 1857 में इसका यूज़ ये भी रहा कि यहीं से जब सिपाही आए और 1857 में रिवोल्ट शुरू हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, तो यहीं से उन्होंने एंट्री ली थी। और यहाँ से फिर कहा जाता है सुनहरी मस्जिद होते हुए उन्होंने लाल किले में एंट्री ली। तो इस जगह को राजघाट, ये हमेशा से मतलब सैकड़ों साल से इसका एक इम्पॉर्टेंस था। ये रिचुअल्स की जगह थी, मतलब इंडिया के जो हिंदू रिचुअल्स हैं ये उसकी जगह थी। एंट्री पॉइंट था शाहजहानाबाद का, और इसीलिए इसे राजघाट कहते थे, यानी कि राजा का घाट, इसे ये कहा जाता था। पुरानी मान्यता थी। और बाद में गांधी जी का जब देहांत हुआ, जब उनका कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद उनकी जो अंतिम संस्कार हुआ था वो यहाँ घाट पर होता है। तो इस घाट का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद इसे गांधी समाधि के तौर पर चेंज किया गया और जो स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज हुआ वो 1960 के बाद हुआ। समथिंग बोटा करके एक वो थे, डिज़ाइनर थे, तो ये उसके बाद गांधी समाधि के तौर पर डेवलप हुआ। लेकिन राजघाट नाम भी इसका लगातार रहा। जैसे सर मुगल हाउस होल्ड में जो माँ होती थी, जो क्वीन होती थी, क्वीन मदर होती थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। जब मुमताज़ महल, उनकी मदर का इंतकाल हुआ, जहांआरा की मदर, शाहजहां की जो बहुत ही फेवरेट वाइफ थी, जिनके नाम से उन्होंने ताजमहल जिनकी मेमोरी में बनाया, जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ तो महज 17 साल की उम्र थी जहांआरा की, और वो सबसे बड़ी औलाद थी, औलाद अकबर थी। तो ये एक बहुत क्या कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग पर्सपेक्टिव है कि जहांआरा को ये लक़ब, जो आप कहते, ये लक़ब उनको, ये टाइटल दिया गया बादशाह बेगम का, कि जो हेड ऑफ
मिस्ट्रेस ऑफ द क्वीन ऑफ द हाउस होल्ड का उनको जो टाइटल दिया गया, ये आम तौर पर जो माएँ होती थी, जो वाइफ्स होती थी, क्वीन होती थी, जो किंग की, जो बादशाह की बीवियाँ होती थी, उनको दिया जाता था। लेकिन ऐसा इतना इम्पोर्टेंट टाइटल जहांआरा को दिया गया, वो ये बताता है कि वो अपने फादर की फेवरेट थी शाहजहां की। उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि कितना कमांड था उनका इतनी कम उम्र में भी अपने हाउस होल्ड में, अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में। तो ये उनको एक स्ट्राइकिंग कैरेक्टर के तौर पे हमारे सबके सामने लाता है जहांआरा। तो जैसे कि आज हम तुगलकाबाद फोर्ट में हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि किसने बनवाया था और इसके पीछे क्या मकसद था। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही तुगलकाबाद फोर्ट है, यानी कि तुगलकाबाद किला तुगलक के नाम पर है, तो जाहिर सी बात है इसे किसी तुगलक बादशाह ने बनाया होगा, ये तो एकदम से समझ में आता है। तो इसको 1321 से 1325 के बीच में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के पहले बादशाह थे, उन्होंने तामीर करवाया था। लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी अजीब सी है कि ये कभी आबाद नहीं हो पाया। इसमें कभी एज सच लोग जैसे हर किले में रहे हैं, शाहजहानाबाद के लाल किले में रहे हैं, इस तरीके से तुगलकाबाद में कभी कोई नहीं रहा। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक तरीक़े से दुआ कह लीजिए, श्राप कह लीजिए, वो ये था कि या तो रहे गुज्जर या रहे उज्जड़, या तो ये जगह उजाड़ रहेगी या यहाँ पर गुज्जर रहेंगे। तो आसपास के इलाके में गुज्जर, और यहाँ पर भी गुज्जर कौम ज़रूर बसी, लेकिन उसके अलावा किले के तौर पर इसका एज सच कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो जैसे आज हम शेरशाह सूरी गेट पर मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगी इसके इतिहास के बारे में, कब बना था ये और किसने बनवाया था। जी, जैसा कि इसका नाम ही शेरशाह सूरी गेट है, तो ये तो साफ़ है कि शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है जो दिल्ली के अंदर, वो 1540 से 1545, लगभग 5 साल है। तो ये उसी दौरान बना, सामने पुराना किला है और ये उसी के सामने बना। तो ये पक्का है कि 1540 से 45 के बीच बना। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो अगर देखा जाए तो जितने गेट आपको नज़र आते हैं उस दौर के, उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नक्काशीदार और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना है। ये अलग बात है, आज के वक्त में ये मोस्टली बंद रहता है या बंद ही रखा जाता है। उसकी बहुत सारी वजह हैं कि इसे उतना मजबूत अब उस हालत में नहीं है, ये ASI का मानना है। तो इस वजह से शेरशाह सूरी गेट आज के वक्त में बंद है। लेकिन ये शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच, जब उनके दौरे हुकूमत था, तब बनवाया था। तो जैसे आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का यहाँ पे मज़ार है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उनके बारे में कुछ। ये तो सब जानते हैं कि वो तीसरे राष्ट्रपति थे, कुछ और मैं जानना चाहूँगी उनके बारे में। जी, उनके बारे में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर्स में से एक थे, फाउंडर मेंबर। फाउंडर तो आप नहीं कहेंगे, फाउंडर मेंबर आप कह सकते हैं। उसके अलावा वो भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसके ख़ास मुजाहिद हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं। वो एजुकेशनिस्ट के तौर पे उनका बहुत बड़ा रोल है। एक और चीज़ ये है कि उन्होंने जो जर्मनी से PhD हासिल की थी इकोनॉमिक्स में। हिंदुस्तान से शुरुआत के कुछ PhD इकोनॉमिक्स में से वो आते हैं। अंबेडकर साहब भी इकोनॉमिक्स में PhD उन्होंने भी हासिल की थी। तो ये एक बहुत ही मतलब ख़ास बात उनके बारे में है। ख़ास बात ये भी है कि जब शुरू में जामिया बना तो जामिया अलीगढ़ में बना था, एज अ बॉयकॉट बना था। तो जब बॉयकॉट के तौर पर ये बनाया गया तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है पैसा देने के लिए नहीं था। फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे गांधी जी की कॉल थी और कहा गया था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा देंगे। तो कुछ टीचर्स ने वॉलंटरीली ये कहा था यानी कि हम पढ़ाएंगे। तो उनमें से एक ज़ाकिर हुसैन साहब भी थे जो बाद में जर्मनी उसके बाद गए, 1922 में गए वो। तो इनकी एक शुरुआत थी। उसके बाद जब ये वापस आए तो वापस आके फिर इस मूवमेंट से जुड़े, फिर ये यहाँ के वाइस चांसलर बने, बहुत लंबे अरसे तक वाइस चांसलर रहे, 1948 तक रहे। उसके बाद जब ये भारत आज़ाद हुआ तो ये महसूस किया गया कि अलीगढ़ जो कि पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इंडिया में होके देखा जा रहा था, उसको
सही करने के लिए किसी को भेजना होगा तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा ने ये डिसाइड किया कि जाकिर हुसैन ही वो सही आदमी हैं जिन्हें भेजा जाए। तो ये वहाँ गए, फिर उसके वीसी बने, उसके वाइस चांसलर बने, उसको एक तरीके से मेन स्ट्रीम किया। उसके बाद ये बिहार भेजे गए एज गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने। उसके अलावा एजुकेशन में इनका एक और बहुत बड़ा रोल है जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले की है, कई बार रिवाइज हो चुकी है। ये भारत की 1937 की एक वार्धा की कमेटी पर बेस करती है खुद को, जो गांधी जी के देख रेख में हुई थी। उसको बनाने का जो काम था वो जाकिर हुसैन को ही दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया था गांधी जी ने, क्योंकि एजुकेशनिस्ट के तौर पे कांग्रेस का ये बड़ा नाम थे। और उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, तब उसे पूरे तौर पर एक गोल के तौर पर कांग्रेस ने अपनाया था। तो उस गोल को अगर आप देखें तो उस गोल को लेकर ही जब भारत आज़ाद हुआ तो एजुकेशन पॉलिसी बनी। उसके बाद जितनी बार रिवाइज़ हुई, यहाँ तक कि इस बार भी जो रिवाइज़ हुई, उसका जो मेन गोल है, मतलब उसके तरीके बदल जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, लेकिन जो मेन गोल, मेन एम्स हैं वो लगभग वहीं के वहीं रहे हैं। ये एक अलग बात है, उस ज़माने में मुस्लिम लीग ने कहा था कि ये एजुकेशन पॉलिसी एंटी मुस्लिम है, और जबकि ये एक मुसलमान इंसान ने ही एक तरीके से फॉर्मुलेट करी थी, लेकिन वो तो खैर एक पॉलिटिक्स की बात थी। तो अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में आज भी जो एजुकेशन पॉलिसी है प्राइमरी लेवल से लेके ऊपर तक, उस पर जाकिर हुसैन साहब की एक छाप है। जामिया मिलिया इस्लामिया तो खैर उनका है ही। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस शक्ल में आज नज़र आती है वो जाकिर हुसैन साहब की देन है। और इसके अलावा उनके और छोटे छोटे और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जाते हैं मुग़ल गार्डन्स जाते हैं, उसमें जो रोज़ का काम है ज़्यादातर, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इन्हें बड़ा शौक़ था बागवानी का। 2025 में हमने शेरशाह सूरी गेट से लेकर इंडिया गेट तक और भी बहुत सी जगहों का इतिहास जाना है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर।